सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का वेक्टर अलजेब्रा का एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाला टॉपिक। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि क्या होता है क्वांटिटी, किसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, किसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कोलिनियर है, को इनिशियल है। ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पर बेसिक चीजें जो है सीख ली थी एंड आई होप आपको वो चीजें समझ में भी आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेक्टर्स में हमको क्या करना है, अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाने हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में सीखने वाले हैं। तो उसी में सबसे पहला ऑपरेशन देखते हैं वेक्टर्स में, वो है दो वेक्टर्स का एडिशन। ठीक है, दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक को या दो लॉ होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ और दूसरे को बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। ठीक है, जो कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या होते हैं, काम में आते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे वेक्टर्स तो आपने पढ़े हैं। वेक्टर्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से एक लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये मान लो जैसे ये इसका नाम अगर मैं रखना चाहूँ तो वेक्टर ए बी भी रख सकता हूँ, या सिंपल वेक्टर ए बोल सकता हूँ, वेक्टर बी बोल सकता हूँ, उसको मैं किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो देखो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला है वेक्टर्स के एडिशन में ट्रायंगल लॉ। और ये ट्रायंगल लॉ ये बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और अगर उन दोनों वेक्टर्स को हम लोग अगर किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड के फॉर्म में अगर लिख पा रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, इसका नाम है वेक्टर ए और इसका नाम है वेक्टर बी। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, दूर दूर हैं। तो अगर हम लोग इसको शिफ्ट करके पैरेलली शिफ्ट करेंगे ना, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, इसको नीचे भी ला सकते हैं, इसको लेफ्ट राइट पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ये दो वेक्टर्स हैं और अगर इनको इन दोनों वेक्टर्स को किसी तरीके से हम लोग एक ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तो या ड्रॉ कर सकते हैं, ये साइड को पैरेलली शिफ्ट करके नीचे ले आएंगे, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, बस वहां से उठा के नीचे ले आएंगे। तो अगर ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जिसको हम लोग बड़ी आसानी से किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ट्रायंगल लॉ बोलता है कि अगर आप दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में अगर लिख पा रहे हो, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो टोटल होगा ना, वो जो तीसरा साइड बचा, इस तीसरे साइड को ऐड करने से या तीसरे साइड को ज्वाइन करने से जितना मिलेगा वो उन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। लेकिन ये जो तीसरा वेक्टर जो आप ड्रॉ करोगे, वो बाकी दोनों वेक्टर के रिवर्स डायरेक्शन में करोगे। रिवर्स डायरेक्शन मतलब देखो, वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर था, वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर था, लेकिन जो आपका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन इन दोनों के अपोजिट में होगा, मतलब इस साइड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो वापिस से ट्रायंगल लॉ को समझते हैं और कहाँ यूज करना है ट्रायंगल लॉ। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं और जिनको शिफ्ट करने के बाद, और शिफ्टिंग भी कैसे करनी है, पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो, किसी भी वेक्टर को कहीं पर भी उठा के नहीं लगा सकते, आप पैरेलली उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर कोई दो वेक्टर हैं और अगर उन दोनों वेक्टर को हम लोग किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड के फॉर्म में सेम डायरेक्शन में अगर हैं और लिख पा रहे हैं या सेम ऑर्डर में हैं, और अगर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो जो तीसरा साइड ट्रायंगल का होगा जो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ये तीसरा साइड जो होगा वो बाकी दोनों वेक्टर्स का क्या दिखाएगा, सम को जो है दिखाएगा। मतलब अगर ये ए बी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर है, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का जो सम है ना, वो क्या होगा, ए सी वेक्टर के बराबर जो है होगा, तीसरे वेक्टर के बराबर जो है होगा। और तीसरे वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, रिवर्स जो है होना चाहिए। ठीक है, उल्टा होना चाहिए। समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ठीक है, आपने बोला कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं जिसको हम लोग किसी ट्रायंगल के साइड्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं,
तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट उन दोनों साइड के अलावा जो तीसरा साइड बचा उसका रिवर्स डायरेक्शन में लेने से हमको मिलेगा। क्या हम लोग तीसरे साइड को सेम डायरेक्शन में नहीं ले सकते क्या? अगर सेम डायरेक्शन में होता तो अच्छा लगता हमको और अच्छा दिखता भी कि यहाँ से यहाँ गए, मतलब ये मान लो हमारा ए बी वेक्टर है और ये मान लो हमारा बी सी वेक्टर है, तो इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते, ए सी तीनों एक ही ऑर्डर में हो जाते। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते? तो आंसर है नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि देखो ये जो ए बी वेक्टर है इसको जब आप ऐड करोगे बी सी वेक्टर के साथ, फिर इसको अगर आप ऐड करोगे सी ए वेक्टर के साथ, तो आप जहां से निकले थे वहीं पर तो पहुंच गए, मतलब को इनिशियल हो गया। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए लिख सकते हैं। और वेक्टर ए की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इसीलिए जो दो साइड होते हैं जिसका वेक्टर्स जो होते हैं, दो साइड का वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए और तीसरा साइड जो है वो रिवर्स ऑर्डर में जो है होना चाहिए। तो कहां पर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे? वहां पर यूज करेंगे जहां पर हम लोग दो वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड के फॉर्म में लिख पा रहे हो या ड्रॉ कर पा रहे हो। या एक और तरीका ये समझ सकते हो कि आप ट्रायंगल लॉ यही यूज करोगे, वही यूज करोगे जहां पर एक वेक्टर का टेल हो या जहां पर एक वेक्टर खत्म हो रहा हो, वहां से दूसरा वेक्टर अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब आप यहां पर ट्रायंगल लॉ जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वेक्टर था हमारे पास, ये वेक्टर यहां खत्म हो रहा था, यहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया। तो अब इन दोनों का तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों का जो तीसरा साइड है ना, जो इसको ज्वाइन करने से मिलेगा, इसका रिवर्स डायरेक्शन में जो भी वेक्टर का आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये तो हमने देख लिया एडिशन। अब दो वेक्टर्स का हम लोगों को अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? तो देखो बेसिकली सब्ट्रैक्शन नाम का रहता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं अभी देखना, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग दो वेक्टर्स को जो है सब्ट्रैक्शन में भी ऐड ही कर रहे होते हैं। बस ऑपरेशन का नाम क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। कैसे? जैसे देखो ये हमारे पास है एक वेक्टर, वेक्टर ए, ये है हमारे पास दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर का हमको चाहिए डिफरेंस, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो है मेरे को चाहिए। तो मैं ये कैसे निकालूंगा? देखो तो क्या मैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना है तो जिसका डिफरेंस निकालना है उसका नेगेटिव वेक्टर लूंगा। तो ये अभी जो हमारे पास बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहाँ आएगा? सेम मैग्नीट्यूड के साथ नीचे की तरफ आएगा। तो अब पहले मैं ट्रायंगल का साइड यहां से कंप्लीट करता था, क्योंकि यहां से कंप्लीट करने से दोनों प्लस होते थे। अभी मेरे को दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो देखो ये इस ऑर्डर में है तो मैं इसके अपोजिट ऑर्डर में यहां से इसको ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो तीसरा साइड जो ये वाला हुआ ना, ये दोनों में क्या दिखाएगा? a माइनस वेक्टर b को जो है दिखाएगा। तो जब हम लोगों को दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को जो है ऐड ही जो है हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखें, ये तो हमने देखा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से ही हम लोग दो वेक्टर्स का सम निकालते हैं और दो वेक्टर्स का हम लोग क्या निकालते हैं? डिफरेंस जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब आपको डिफरेंस निकालना हो, जैसे अगर मैं आपको बोला कि एक वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर है बी सी, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, जो आपके पास बी सी वेक्टर रहेगा उस बी सी वेक्टर का आप नेगेटिव ले लेना और जिस वेक्टर के साथ डिफरेंस निकालना उसके साथ प्लस कर देना, तो आपको डिफरेंस जो है मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक दूसरा और मेथड होता है। जैसे मैंने बताया था कि वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास दो मेथड है, एक तो ट्रायंगल लॉ है और दूसरा क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ होता है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है और इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं उसके बारे में जो है हम लोग देखते हैं। तो देखो पैरेललोग्राम, जैसे ट्रायंगल लॉ यूज कहाँ कर सकते हैं हम लोग? ट्रायंगल लॉ वहां यूज कर सकते हैं जहां पर एक वेक्टर का हेड खत्म हो रहा हो, या एक वेक्टर जहां पर खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। अब अगर
दो वेक्टर्स हैं जो कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, को इनिशियल वेक्टर हैं। लेट से ये है वेक्टर ए और ये है हमारे पास वेक्टर बी। ठीक है, ये है हमारे पास वेक्टर ए और ये है हमारे पास वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स का हमको एडिशन निकालना है। तो देखो, इसको तो हम लोग यहाँ पर दोनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जहां पर पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर तो स्टार्ट हो नहीं रहा है। तो अगर इस तरीके से हमारे पास दो वेक्टर्स अगर को इनिशियल है और अगर उन दोनों का रिजल्टेंट अगर हमको निकालनी है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब ये मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैं क्या करूंगा, इस ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर यहां पर एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करूंगा, AC के पैरेलल भी मैं यहां पर एक वेक्टर जो है ड्रॉ करूंगा। तो मैंने क्या किया, AB के पैरेलल और AC के पैरेलल मैंने यहां पर दो लाइनें ड्रॉ कर दी। अब ये देखो, ये आपका क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और इस पैरेललोग्राम का ये वाला जो डायगोनल है ना, जहां से दो वेक्टर स्टार्ट हुए, देखो पैरेललोग्राम में भी दो डायगोनल्स होते हैं, एक तो ये वाला डायगोनल्स होगा और दूसरा ये वाला होगा। तो जहां पर दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं उस पॉइंट से अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, और वो डायगोनल कैसा होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में। बेसिकली ये जो है ना, ये जो BD है, ये भी एक तरीके से आप समझ लो एक वेक्टर ही है। तो देखो, इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो इस डायगोनल का जो भी लेंथ होगा वो लेंथ आपको क्या प्रोवाइड करेगा, AB वेक्टर और BC वेक्टर का जो है आपको समेशन जो है प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप पैरेललोग्राम कब यूज करोगे, जब दो वेक्टर आपके एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। ट्रायंगल लॉ कब यूज करोगे, जहां पर पहला वेक्टर खत्म हो रहा है, अगर वहां से कोई दूसरा वेक्टर अगर स्टार्ट हो रहा होगा तो वहां पर आप पैरेललोग्राम लॉ जो है देखोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर एडिशन। मतलब जिस तरीके से आपने अलजेब्रा में बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उसी तरीके से ये जो वेक्टर एडिशन है ये भी कुछ लॉज को क्या करता है, फॉलो करता है। तो फर्स्ट लॉ है हमारे पास, देखो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर आपके पास मान लो कोई दो वेक्टर हैं, AB वेक्टर और BC वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। तो किसी ने क्या किया, पहले AB वेक्टर को लिखा और फिर BC वेक्टर को लिखा, बाद में फिर दोनों को प्लस कर दिया। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट किसके बराबर होगा, अगर मैं BC वेक्टर को पहले करूं और AB को बाद में करूं, तो जो रिजल्ट आएगा ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब सिंपल सा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या है, 3 + 2 = जो आंसर आता है वही आंसर 2 + 3 करने से भी जो है आता है। इसका मतलब ये भी 5 होता है, ये भी 5 जो है होता है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, तो उतना हमको उसको फोकस नहीं करना है। इसका प्रूफ कैसे होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमको जाननी है वो है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो तीन वेक्टर्स हैं, तो ये तीनों वेक्टर्स जो है क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो है फॉलो करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं और अगर हमको तीनों को ऐड करना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले AB वेक्टर को ऐड किया और बाद में C वाले वेक्टर को ऐड किया, या हम लोग पहले B वेक्टर और C वेक्टर को ऐड कर लेंगे, उसके बाद A वेक्टर को ऐड करेंगे। तो इसका आंसर और इसका आंसर क्या होगा, सेम रहेगा। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है बोला जाता है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ वेक्टर एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास एक वेक्टर है B, ठीक है, इस वेक्टर में मैं ऐसा कौन सा वैल्यू या कौन सा वेक्टर ऐड कर दूं जिसको ऐड करने के बाद ये वेक्टर सेम टू सेम रहे। तो आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है उसमें हमको कुछ ऐसी चीज ऐड करनी है जिसके बाद वो सेम रहे, तो ऐसा वेक्टर कौन सा हो सकता है, आंसर है ऐसा वेक्टर हो सकता है जीरो वेक्टर। तो ये जीरो वेक्टर ही आपका क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी जो है कहलाता है। ठीक है, तो ये अगली प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है
मान लो कोई भी एक वेक्टर है, ए बी वेक्टर आपके पास है। अगर मैं इस ए बी वेक्टर को किसी एक स्केलर क्वांटिटी मतलब 2 3 4 या कोई नंबर प्लस माइनस किसी से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उस पर क्या इफेक्ट जो है होता है। तो देखो यहां पर इसने एक एग्जांपल दिया। लेट से हमारे पास यहां पर एक वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर ए, ठीक है, और ये वेक्टर ए जो है वो एक यूनिट का है। अगर मैं इस वेक्टर ए को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हाफ मतलब क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो मैंने इस वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आंसर है, अगर मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया है तो इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसका मैग्नीट्यूड जो है पहले के कंपैरिजन में 1/2 हो जाएगा। तो देखो ये वेक्टर अगर 1 था तो यहां जाकर ये हाफ हो गया। अगर मैं इसी वेक्टर को जो हमारे पास वेक्टर ए था अब उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। आंसर है, इसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं इसको -12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो -12 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। पहले वेक्टर देखो ऐसा था, अब ये वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी हाफ हो जाएगा और डायरेक्शन भी जो है हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज जो दोनों में चेंज होती है, चाहे प्लस से मल्टीप्लाई करो चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करो, वो है उसका मैग्नीट्यूड। और दूसरा, अगर प्लस से इंटू किए हो तो डायरेक्शन सेम रहेगा, माइनस से इंटू किए होगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं हम लोग जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये एडिटिव या इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ही बोलते हैं। क्या होता है देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी, इसमें मैं किस चीज का एडिशन करूं जिसका एडिशन करने के बाद ये जीरो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, तो आंसर है, आप बोलोगे कि सर इसके नेगेटिव वेक्टर का एडिशन कर दो। ये जो नेगेटिव वेक्टर है इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स जो है हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये तो हमने देख लिया था, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 जो है रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। अब आगे देखते हैं हम लोग इसी में कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स जो है क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग समझते हैं। अब जैसा एनसीईआरटी ने जैसा नोटेशन यूज किया आप वैसा ही यूज करोगे। ये मान लो हमारे पास है एक्स एक्सिस, यहाँ पर है हमारे पास वाई एक्सिस, वैसे ही एक्सिस कहीं पर भी हो सकते हैं लेकिन एनसीईआरटी ने जो प्रिफर किया है उसी के बेसिस पर मैं ये चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को समझने के लिए हमको एक चीज जो है पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो जब हमको किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होता है ना तो हमको हर एक एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए रहता है। मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर है क्या, एक्स एक्सिस में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का जो लेंथ होगा ना, जैसे यहां से लेके यहां तक, ये कहलाएगा आपका यूनिट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, आई से। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप किसी को किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको आई से रिप्रेजेंट किया और जनरली यही यूज होता है। वाई एक्सिस में जो यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा इसको हम लोग बोलते हैं जे, ठीक है। और उसके बाद z एक्सिस में जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, k जो है हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर i कैप बोलते हैं, j कैप और k कैप जो है हम लोग बोलते हैं। तो मान लो हमने जैसे पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x y और z। तो यहां से लेके यहां तक को सिंपली हम लोग क्या बोलते थे कि OP इज अ पोजीशन वेक्टर करके। लेकिन अगर इस OP वेक्टर के अगर हमको कंपोनेंट चाहिए तो इसका कंपोनेंट कैसे होगा। तो देखो बेसिकली एक्स वाई जेड क्या बता रहा है, ये P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि x एक्सिस से x यूनिट दूर है, y एक्सिस से y यूनिट दूर है और z एक्सिस से z यूनिट दूर है। तो अगर मैं इस OP वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो वो कैसे होगा, देखो
एक्स एक्सिस में एक यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो एक्स लेंथ को, क्योंकि यहाँ पर एक्स लेंथ है ना, एक्स डिस्टेंस है, तो अगर एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, तो एक्स लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक्स आई रिप्रेजेंट करेगा। अगर वाई एक्सिस में एक यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जे, तो वाई लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वाई जे कैप, ठीक है। और अगर हमारे पास z एक्सिस है, z एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वो है k, तो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है k, तो z लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करेगा, z, और k जो है रिप्रेजेंट जो है करेगा। तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट्स। अब जैसे मान लो p एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है, तो उस केस में उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, या तो r वेक्टर लिख सकते हो या यूपी वेक्टर लिख सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1i प्लस 2j प्लस 3k जो है उसके कंपोनेंट जो है होंगे, इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ यूनिट वेक्टर। अब ये 3 डायमेंशनल में दिखता कैसे है, तो ये एक पॉइंट P है जो कि x एक्सिस से इतना दूर है, y एक्सिस से इतना दूर है, z एक्सिस से इतना जो है दूर है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट। अच्छा, इस वेक्टर का जो कंपोनेंट हमने निकाला है ये तो वेक्टर फॉर्म में है। अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, देखो जैसे एक ये वाला ओपी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, जो आई का कोएफिशिएंट है x उसका स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और अगर मैं इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूं आर वेक्टर, तो देखो यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट है 3, 3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, दैट मीन्स ये हो जाएगा √14 यूनिट। तो ये है हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z so that the this vector and this vector are equal। अगर हमारे पास दो वेक्टर अगर इक्वल हैं, जैसे मान लो वेक्टर a और वेक्टर b अगर इक्वल हैं, तो उसके i, j और k के कोएफिशिएंट भी आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। तो पहला वेक्टर है a जिसका कंपोनेंट है xi प्लस 2j प्लस zk, और दूसरा वेक्टर है 2i प्लस yj प्लस k। तो i के कोएफिशिएंट आपस में बराबर होंगे, तो इधर i का कोएफिशिएंट x है, इधर i का कोएफिशिएंट 2 है, x की वैल्यू 2, y का कोएफिशिएंट इधर 2 है, इधर j का कोएफिशिएंट 2 है, इधर z k का कोएफिशिएंट z है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x y z की वैल्यू ये है 2, 2 और 1। तो इस तरीके से अगर दो वेक्टर इक्वल है तो हम लोग इस तरीके से वैल्यूज जो है अननोन फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, यूनिटी वेक्टर किस तरीके से निकाला जाता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।